सूचना जारी होने के साथ ही 3 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 21 जून को जिन 3 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। जिस हिसाब से एमपी विधानसभा में मौजूदा संख्या बल है, उस हिसाब से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाना तय है। लेकिन कांग्रेस की सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस के पास फिलहाल विधायकों की संख्या इतनी है कि वो 1 सीट निकाल सकती है, लेकिन स्थिति पूरी तरह आरामदायक नहीं है। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने और विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द होने के कारण कांग्रेस का आंकड़ा प्रभावित हुआ है, तो बीना विधायक निर्मला सप्रे का रुख भी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है। अगर बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारती है और कांग्रेस में वोटों का बिखराव होता है, तो मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। इसी संभावना ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है और पार्टी हर कदम बेहद सावधानी से उठा रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर तेज हो गया है। पार्टी इस बार किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर विचार कर रही है। अलग अलग वर्गों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर चर्चा है। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। राज्यसभा की 1 सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व ने ओबीसी, एससी, महिला और युवा वर्ग से संभावित नामों पर फीडबैक लिया है। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम प्रमुखता से सामने आया। एससी वर्ग से सज्जन सिंह वर्मा, महिला चेहरे के तौर पर शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन के नाम चर्चा में हैं। युवा चेहरों में पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के नाम सबसे आगे हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा के लिए दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में और जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। तो जल्दी इस पर एक फाइनल जो कैंडिडेट का आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम भी जारी होगा और उस पर जो चर्चाएं चल रही, मुझे लगता है कि उसका जो परिणाम है जल्दी आपके सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि 18 जून को 3 सीटों के लिए मतदान होगा। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रास्ता रोकने के लिए युवा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, ताकि किसी नए चेहरे को भेजा जा सके और जो पुराने चेहरे उनको रोका जाए। वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ये जानते हैं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए, और रास्ते किसने बंद किए हैं? वो दिल्ली के राहुल भैया और यहाँ जीतू भैया। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। अभी कोई भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाह रहा। हालांकि अंदर खाने चर्चा है कि नाम फाइनल हो गए हैं, बस ऐलान का इंतजार है। अब देखना होगा कब तक प्रत्याशियों का नाम सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए दौड़ तेज हो गई है और तीसरी सीट के लिए कांग्रेस पूरी मशक्कत के साथ तमाम बड़े नेताओं या बड़े जो नेता हैं उनके साथ बैठक कर रही है। दिल्ली में क्या रणनीति होगी, समय के साथ तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और महत्वपूर्ण सवाल हमारी आज की इस चर्चा के हैं। बता दें आपको, क्या दिग्विजय सिंह को फिर मौका देगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है, चूंकि दिग्विजय सिंह खुद इनकार कर चुके हैं। दूसरा सवाल है, कमलनाथ या कोई नए चेहरे पर कांग्रेस दांव लगाएगी? और तीसरा और अहम सवाल, क्या बीजेपी की रणनीति यहां पर क्या होगी? क्या तीसरी सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी? यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ रहा है इस बेहद खास चर्चा के लिए। और संतोष गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश प्रजापति जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, सरमन नगेली जी, राजनीतिक विश्लेषक, शशिकांत त्रिवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत बेहद खास चर्चा में। राकेश प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले संतोष गौतम जी, आपके पास आऊंगा। आखिर क्या हुआ ऐसा कि तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया? कोई एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है क्या? दिग्विजय मना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नाम चर्चाओं में है। कहा यही जा रहा है कि हो सकता है तीसरा टर्म उन्हें दे दिया जाए, या फिर यह है कि अपने अपने गुट के विधायकों को संभाल कर रखिए, कोई क्रॉस वोटिंग ना कर दे। संतोष जी।
देखिए प्रशांत जी, आप जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी का नाम हो या किसी अन्य नेता का नाम हो, कमलनाथ जी का नाम हो, कांग्रेस एक व्यापक कंसेंसस के आधार पर मध्य प्रदेश की जो एकमात्र सीट उसे मिलने जा रही है, उस पर नाम पर विचार कर रही है। तो मैं समझता हूं ये पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है, इसको कोई बहुत ज्यादा सस्पेंस के तौर पर या बहुत ज्यादा इसको रहस्यमय तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक व्यापक कंसेंसस बनाकर जो उम्मीदवार फाइनल होगा वो आसानी से इस चुनाव को जीतेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। व्यापक कंसेंसस, वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि भाई कहा जाता है, तमाम विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी एक आम धारणा है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। तो क्या सब गुटों को एक लाइन पर, एक चेहरे पर लाने की कोशिश ही ये बैठक है दिल्ली में, चर्चाएं हैं जो? देखिए ये संकट प्रशांत जी भारतीय जनता पार्टी में आजकल ज्यादा है। कैलाश विजयवर्गीय को पूरी दुनिया जानती है कि मोहन यादव जी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो, वो दिल्ली भेजना चाहते हैं यहां से निकाल कर। तो अभी गुटीय समस्या भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो भी तय होगा, एक एक विधायक उसके लिए वोट करेगा। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, शशिकांत त्रिवेदी जी भी के पास जाऊंगा मैं। शशिकांत त्रिवेदी जी, बड़े बड़े नामों की चर्चा है, बहुत सारे, ये भी कहा जा रहा है युवा नामों को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन हम देख चुके हैं 2020 में जो हुआ था, अपने ही कैंडिडेट, अगर शायद उस दौरान अगर सिंधिया जी को राज्यसभा भी भेज देते तो शायद उस दौरान कमलनाथ जी की सरकार ना जाती। यहां तो कोशिश ये होती है कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शशिकांत जी, नहीं होता क्या है कि जब वोटिंग होती है जी, तब विधायकों का मन, मूड और बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं ये पता नहीं चल पाता है। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पार्टी ने डिसीजन जो लिया है किस कैंडिडेट को वो फिर से या नए कैंडिडेट को मौका दे रहे हैं और उसके रिलेशंस कैसे हैं, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें कोई व्हिप जारी तो होता नहीं है, बिल्कुल कोई क्रॉस वोटिंग चाहे तो कर सकता है। अभी जो स्थिति है 164-65 सीटें बीजेपी के पास हैं और तो 2 सीट उनको आराम से मिलनी है। जो एक सीट और है, बीजेपी का कोशिश ये है कि जो टोटल 113 उनका आंकड़ा है उसको बढ़ा करके मेजॉरिटी लेना। तो जाहिर है कि बीजेपी अपना पूरा कोशिश करेगी कि जो तीसरी सीट है वो कांग्रेस के पास ना जाए, कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे वो पुराना कैंडिडेट हो चाहे वो नया कैंडिडेट हो। तो ऐसी स्थिति में चांसेस आप देखेंगे कि आखिरी चुनाव की डेट तक, आखिरी मिनट पे भी कुछ भी बदलाव होते रहते हैं, क्रॉस वोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि बीजेपी के सामने है कि उसे अपना मेजॉरिटी लेना है अपर हाउस में। तो यहाँ कैंडिडेट का फेस जो है ना वो तो मायने रखता ही है, साथ में स्ट्रेटेजी भी है पार्टी की कि वो स्ट्रेटेजी क्या है, कि वो निश्चिंत बैठी है या कोई नया चेहरा लाना चाह रही है, चेहरे के कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीजें निर्भर करती हैं। 8 जून तो लास्ट डेट है उसकी नॉमिनेशन की, फिर जब इलेक्शन होगा तब गैप है, उसमें क्या होता है ओनली टाइम विल टेल। समय बताएगा कि क्या आगे पार्टी क्या करना चाह रही है। बिल्कुल ठीक है। सरमन अघेली जी, ये समय वाकई बहुत ज्यादा बचा नहीं है, ऐसे में चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर जाति समीकरण देखेगी, एक सीट है, महज एक सीट है, तो जाति समीकरण वहां पर फोकस होगा या यूथ को प्रेफरेंस होगा या फिर एक बार दिग्विजय सिंह साहब पर जा सकती है कांग्रेस? देखिए प्रशांत जी, ये राज्यसभा चुनाव में न केवल एक सीट जाने का विषय है, इसमें बहुत सारे राजनीतिक समीकरण जुड़े हुए हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वो सदैव कहते हैं कि मैं हाईकमान की बात की अवहेलना कभी भी नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो भी मेरे को निर्देश देगी, आदेश देगी, मैं पालन करूंगा। तो यदि हाईकमान यानी कि राहुल गांधी जी, खड़गे जी उनको कहेंगे कि राज्यसभा जाना है तो मना नहीं कर सकते। एक दूसरा इसमें विषय ये है कि कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, बाकी लोग हैं, वो तो बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि जहां तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनको राज्य में चुनाव होना है तो उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव होगा, तो संभवतः वो कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस भी रहेंगे। तो इस तरह की चीजें यहाँ चल रही हैं। और कमलनाथ जी का तो अब उम्र लगभग बहुत हो चुकी है, तो उन पर पार्टी किस तरह का निर्णय लेगी ये पार्टी जाने। लेकिन हाँ, 2 चीजें और महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा में इस समय
163 सदस्य हैं बीजेपी के, और जो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है उसमें 163 चाहिए रहता है, और 244 का बहुमत है। तो अभी बीजेपी के पास में 2/3 बहुमत के लिए राज्यसभा में सदस्य संख्या कम है। हालांकि पश्चिम बंगाल जीत गए हैं वो, उसके बाद भी अभी उनका राज्यसभा में बहुमत उतना नहीं होने वाला। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जीतने के बाद तो यानी कि बीजेपी को अपना 2/3 बहुमत लाने के लिए 2028 और 26 के चुनाव का और इंतजार करना होगा, तब जाके उनकी वहां पर बहुमत हो पाएगा और वो अपने मनमाफिक बिल वापस कर पाएंगे। जैसे कि अभी जो एक बिल आया था डिलिमिटेशन वाला या सेंसस वाला, वो पास नहीं हो पाया था, उसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसमें जो एक सीट बची हुई है, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यहां से जो एक कैंडिडेट है वो हो सकता है किसी को समर्थन कर दें जो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको भी वो चेहरे से उतार सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी का ही वो कैंडिडेट उतार दें, जिससे कि उनका एक सदस्य संख्या और बढ़ जाए। और कांग्रेस के लोग इसमें दल बदल यदि वो देखिए इसमें व्हिप जारी होता है, यदि आपने क्रॉस वोटिंग की तो आपकी सदस्यता खतरे में जाती है। पार्टी ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि बीजेपी का स्टैंड क्या होगा। मैं केसवानी जी भी जुड़ गए हैं, दुर्गेश केसवानी जी भी, उनका स्वागत है। उनके पास जाऊं उससे पहले राकेश प्रजापति जी के पास जाऊंगा। राकेश प्रजापति जी, यहां पर कांग्रेस की चिंता तब ज्यादा बढ़ जाएगी अगर तीसरी सीट के लिए भी बीजेपी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दे। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए 2 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी तो कंफर्म है। रही बात कांग्रेस की, जो तीसरी सीट को लेकर जो असमंजस है, भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर कहती है कि हम तीसरी सीट के ऊपर कोई अपना उम्मीदवार नहीं करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो हेडन एजेंडा रहता है उसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोई कयास नहीं लगा, जैसे अप्रत्याशित नतीजे वो लोग सामने देते हैं। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट के ऊपर उनकी निगाहें नहीं है, ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। वो ऐन वक्त पर अपने पालसा पलटेंगी और तीसरा सीट पर ही उनकी मुख्य नजर तो सिर्फ तीसरी ही सीट पर है। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर युवा बनाओ अनुभवी नेता की एक बहस चल रही है कि अब वो युवा नेता को आगे करें या भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं कांग्रेस के जो प्रदेश के अंदर सिर्फ मात्र 2 ही एक वरिष्ठ नेताओं में हैं तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसा कि पहले कह चुके हैं कि वो राज्यसभा में जाने की इच्छुक नहीं है। तो अब बचते हैं 3-4 नाम, जिसमें लेकिन यहाँ पर राकेश जी ये भी ध्यान देगी ना जो आला कमान है कि भाई ऐसा नेता चुनकर भेजें जो बीजेपी को घेर पाए अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो दिग्विजय सिंह साहब हो या फिर कमलनाथ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। जहां भारतीय जनता वहां ये कांग्रेस के लिए 2 मंच क्या कहते हैं मैदान तैयार है। या तो अपने पहले तो भारतीय जनता पार्टी को घेरना है और साथ साथ अपने घर को भी संभालना है। बिल्कुल, क्योंकि जहां तक ये छोटे छोटे जो खेमों के अंदर जो बात है, ये इसमें अगर किसी नए युवा को अगर देते हैं तो भारतीय कांग्रेस के अंदर जो ये होगा कि अपने तो पार्टी के अंदर से कई बार टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़ रहे हैं। एक बड़ी मशक्कत होगी रही। अच्छा प्लीज। जो आपका सीनियर नेताओं में एक तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनके ऊपर ही क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता एकजुट हो सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। मौजूदा बड़ी बात आपने कही है। दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी का स्टैंड क्या होने वाला, थोड़ा सा बताइए। अगर कुछ तीसरी सीट को लेकर क्या वाकई कोई रणनीति भी या कुछ मैदान ऐसा हम समझें, कुछ संकेत की तीसरी सीट पर भी आप लोग मैदान में जाएंगे? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारे प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व यह तय करता है कि किस कार्यकर्ता को कब कौन सी जिम्मेदारी देनी है और जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी एक राय से जब निकल के बात आएगी तो सभी कार्यकर्ता उसको पालन करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही हम लोग किसी चीज में नहीं रहते हैं कि हमें कोई वो करना। हम अपनी जो पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव है पूरी दमदारी से लड़ते हैं और ये चुनाव भी हम पूरी दमदारी से लड़ने वाले। सवाल जो है कि क्या तीसरी सीट पर भी जाएंगे मैदान में? ये तो ठीक है, हमने कभी जी ठीक है। हाँ,
प्रशांत जी, हम कभी इस चीज को नहीं मानते और कभी हम इस चीज में रहते भी नहीं। हाँ। पर पूर्व में भी आपने देखा, एक आपने ऑपरेशन लोटस करके नाम दिया था। हाँ। हमने तब भी, हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इनको चिमटे से भी छूने वाले नहीं है। ये कांग्रेस अपने बोझ के तले ही दब के खत्म हो जाती फिर सरकार है। अभी भी आप देखिए, फिर आप सरकार में भी बैठ गए, चिमटे से तो नहीं अभी छुआ। प्रशांत हाँ। जी, अभी आप देखिए, हाँ। अभी आप देखिए दिल्ली में अगर नेताओं को, हाँ। कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है, हर गुट को, हर दड़े को, हर कबीले को, हर छत्रप को वहां पे बुलाने का काम किया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब चीजें अच्छी नहीं चल रही है। हाँ। इधर से अच्छा। दिग्विजय सिंह गुट अपनी बात कर रहा है, उधर से कमलनाथ जी का गुट अपनी बात कर रहा है, इधर से राहुल भैया का गुट अपनी बात कर रहा है, सज्जन वर्मा अपनी कमर कस चुके। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये सब चीजें हम जो देख रहे हैं, कांग्रेस हमेशा अपने बोझ तले ही दब के खत्म हो जाती है। ठीक है, संतोष गौतम जी लोग कर रहे हैं। संतोष गौतम जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बड़ी स्पष्ट लाइन ले रहे हैं केसवानी जी। देखिए, दुर्गेश केसवानी जी क्या कह रहे हैं, वो भली भांति इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उटव्वल का स्तर इस वक्त क्या चल रहा है। पूरी दुनिया जान गई है कि कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो अपनी कमियों को ढकने के लिए अगर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय कांग्रेस पार्टी पर ये, अरे आप अभी चुनाव काल की बात हो रही है, आपके गुटों को क्यों दिल्ली बुलाया गया है? हमारे कहना चाहता हूँ प्रशांत जी, हमारे यहाँ से किसी को दिल्ली बुलाया, बीजेपी में तो लीडर हमारे तय हो जाता है, बीजेपी में तो ऊपर से डंडा चल जाता है, लेकिन हो जाता है कांग्रेस में काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संतोष जी, नहीं प्रशांत जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो कर्नाटक में भी इस बात को लेकर आशान्वित थी कि डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया के बीच कुछ गड़बड़ है। ये दलों और गुटों की पार्टी है, कबीलों की पार्टी है, और उनके नेता इसी तरह से काम करते हैं। इसीलिए जो सरपुटवल चल रही है, जो इनका संगठन सृजन है, उसको विसर्जन कर दिया गया है, इसीलिए इनको दिल्ली बुलाया गया है। प्रशांत जी, पार्टी के प्रति पूरे दायित्वों का पालन कर रही है और हर नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी नहीं, आपने कर्नाटक का जिक्र किया तो फिर इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो गलती आपने की, छत्तीसगढ़ में जो गलती आपने की, वो गलती आपने कर्नाटक में नहीं दोहराई। ठीक है दुर्गेश जी। नहीं, निश्चित रूप से हमने अपनी गलती में प्रशांत जी, ये बात से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस, भैया हो गया, संतोष भाई आपका हो गया, इनके नेताओं को अगर दिल्ली बुलाया गया है, इसलिए ही बुलाया जाता है दिल्ली कि जब सब चीजें ठीक नहीं चलती है, जब रसाकशी होती है। नहीं दुर्गेश जी, आपके नेता, बीजेपी के नेता क्या दिल्ली नहीं जाते हैं? बीजेपी के नेता क्या दिल्ली नहीं जाते हैं? दुर्गेश जी, आपके बीजेपी के अध्यक्ष से क्या मुलाकात नहीं होती है क्या बीजेपी के नेताओं की? अच्छा, आप एक बात बताइए, कोई हमारे यहाँ से जो भी कैंडिडेट समझ होना है, कोई गया है क्या दिल्ली? आप एक जने का नाम बता दो, ये फलाना आदमी दिल्ली बैठा हुआ है, ये कोई हमारा कैंडिडेट दिल्ली बैठा हुआ है। ये कांग्रेस में होता है। केवल दिल्ली जाना, ये कैसे हो सकता है कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? दुर्गेश जी, देखिए, कांग्रेस में बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो हमने कहा कि हमारा संगठन जिसका भी नाम तय करेगा, पूरे कार्यकर्ता, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता के भाव से ही काम किया जाता है, और हमारे यहाँ पे कभी कोई चीज मांगी नहीं जाती है। कांग्रेस में ये सब परिपाटी है कि मांगना है हमें क्या? हमारा कार्यकर्ता को जब जैसा आदेश होता है उसका अक्षर से पालन करने का काम करता है। कांग्रेस में भी तो वही हो रहा है ना, मंथन हो रहा है बड़े नेताओं के साथ, फाइनल जो नाम तय होगा उस पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस। में से कुछ अमृत नहीं निकलना है, सिर्फ विष निकलेगा उस मंथन में से, क्योंकि यहीं से सब आपसी गुट वहां पे पहुंचे। वो गुट आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है, और उस मंथन से विष ही निकलना है, और वो विष निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरह से अपने संगठन सृजन को विसर्जन। संतोष जी जल्दी, फिर मैं कुछ और मेहमानों के पास जाऊंगा। संतोष जी, देखिए, ये दुर्गेश जी की बौखलाहट है कि कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं की राय ली जा रही है। उनको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई राय नहीं ली जाती है, जिसके नाम की पर्ची दिल्ली से निकल आएगी, केवल 2 लोग तय करते हैं। दुर्गेश जी तो क्या उनके बड़े बड़े नेताओं को अधिकार नहीं, अपनी राय व्यक्त कर सके कि राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, जिसके नाम की पर्ची आएगी वो राज्यसभा उम्मीदवार हो जाएगा। और हमारे वहां तो व्यापक सहमति बनाने का प्रयास चल रहा है। ये आंतरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे। जी ठीक है। शशिकांत त्रिवेदी जी, ये ठीक बात है कि भाई अपने नेताओं से अगर बात हो रही है तो भाई ऐसे ही तो एक राय बनेगी ना जी। नहीं, देखिए क्या है कि थोड़ा अगर आंकड़ों पे आप जाएंगे ना तो ये पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह से चलेगी। 27 सीट है, उनमें से 24 जो है वो 10 राज्यों में है, तो ये किसी भी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और उनमें से आप ले लें तो एक जो है कांग्रेस को महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान हो गया, और 3 सीट कर्नाटका ले लीजिए आप।
तो ये 6 सीट बहुत क्रूशल सीट हैं बीजेपी के लिए, नॉट फॉर द कांग्रेस के लिए। तो ऐसा है कि वो तो कैंडिडेट उतारना ही पड़ेगा, 8 तारीख से पहले नॉमिनेशन फाइल होगा ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है कि, या संकट ना कहूं, मतलब जीतने का, अगर उनको तो एक सीट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 6 सीटें हैं ये बहुत क्रूशल सीट्स हैं। और दूसरा क्या है कि सारी सीट्स अभी 10 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, तो जो हाईकमांड्स हैं उनको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। आप देखेंगे सीरीज ऑफ मीटिंग्स चल रही हैं दिल्ली में लगातार। तो कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लिए भी प्रेस्टीज पॉइंट है कि 6 सीट भी अगर रहेंगी तो वो रिटेन करके चलेंगे। तो अभी 1-2 दिन में आपको मालूम हो जाएगा कि ये कैंडिडेट कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। वैसे मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने ओल्ड वार हॉर्सेस को ही उतारती है ज्यादातर, ताकि कोई रिस्क नहीं लेगी वो। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जो लोकल लीडर होते हैं, जो टॉप ब्रासेस होते हैं, उनका थोड़ा सा से जरूर है कि वो रहता है, और वो जो जिसको समझते हैं कि ये कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट हो सकता है क्रॉस वोटिंग के जरिए या कैसे भी करके हम ये 6 में से जितने भी आ जाएं, वो दैट स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की मीटिंग्स में चॉकआउट हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने राकेश प्रजापति जी। लेकिन एक जो बात है, कांग्रेस के सामने चिंता का सबब 2-3 विधायक जिनकी सदस्यता खत्म हो गई है विधायकी की, तीसरा बड़ी असमंजस में स्थिति। अगर 3-4 भी अगर यहां वहां होते हैं विधायक, तो फिर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब तो यहां होना ही चाहिए ना। जैसा कि मैंने प्रशांत जी आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस अभी बड़ी असमंजस्य की स्थिति पे है और उसको 2 मोर्चों के ऊपर लड़ाई लड़ रही है। एक तो सबसे पहला है कि अपने संगठन को संभालना, दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिसकी निगाहें तीसरी सीट के ऊपर लगी हुई है। रही बात अभी जो अभी अगर देखा जाएगा 58 मतों की जरूरत है, अभी इनके बाद 62 से 64 मत हैं। मगर कांग्रेस के अंदर ये डर है कि कहीं हॉर्स राइडिंग ना हो जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, इसलिए क्या कहते हैं वो बहुत फूक के कदम रख रही है और वो कैंडिडेट भी ऐसा होता रहेगी जिसके ऊपर विधायक सब सहमत हो जाए। चाहे उसमें सिर्फ 2 नाम आते हैं वरिष्ठ में, या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है, एक तो सीनियर नेता है, दूसरा ये कि राजनीतिक अनुभव भी बड़ा है, और तीसरा फाइनेंशियल स्थिति लगभग 20 सालों से, जैसा कि कांग्रेस की सत्ता से बाहर रहने, मतलब आप ये कह रहे हैं किसी बड़े चेहरे पर कांग्रेस जा सकती है, ये ठीक है, एक संकेत भी मिलता है। मैं लौटूंगा आपके पास। शर्मा जी, 2-3 जो नाम अभी जिक्र हो रहे हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे नाम थे जो लग रहा था, अब जैसे भाई हेमंत कटारे ने उपनेता पद छोड़ दिया, दूसरी तरफ अभिजीत शाह संघ के कार्यक्रम में यह तारीफ करते नजर आए, तो ऐसे कुछ और चेहरे भी, तो फिर बहुत गुंजाइश है कि ऐसा ना हो कि उठापटक हो जाए। देखिए प्रशांत जी, यदि बीजेपी की हाईकमान ने यदि इस तरह कोई ऐसी अपनी रणनीति बना ली है कि हमको मध्य प्रदेश की एक सीट जीतना है, तो बहुत आसान है उनके लिए, क्योंकि 5-7 वोट क्रॉस वोट हो जाएगा, और जो पब्लिक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जो पीआर एक्ट है, उस पर लागू होगा। उनकी सदस्यता के लिए विधानसभा में पार्टी लिख के देगी, उसका डिसीजन नहीं आएगा, तब तक उनका एक सदस्य बन जाएगा। और तो कहने का मेरा आशय ये है कि बीजेपी के लिए बहुत आसान है सीट निकालना, बशर्ते वो उन्होंने यदि ऐसा अपना मन बना लिया है कि हमको एक सीट भी कांग्रेस से छीनना है, तो वो छीन सकते हैं। अगर मन बना लिया आपने, ठीक है, अगर मन बना लिया तो फिर कांग्रेस के लिए परेशानी वाकई खड़ी हो सकती है। संतोष गौतम जी, जो नाराज चेहरे हैं, जैसे 1-2 नाम अभी जिक्र भी हुए, ऐसे हो सकता है बहुत और 2-4 नाम हो, बजाय इन बड़े नेताओं के साथ साथ उन विधायकों से बात कर लेता आलाकमान तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए प्रशांत जी, पार्टी में हर स्तर पर कवायद जारी है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी हो, इन सभी ने सभी विधायकों से बात कर ली है। और जैसा कि आपने बताया कि हेमंत कटारे जी या अभिजीत शाह के बारे में ऐसी कोई स्थिति नहीं, क्योंकि मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते काफी अंदरूनी चीजें मुझे पता है कि पार्टी के अंदर कोई घमासान नहीं है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में जो बता रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र पे कांग्रेस के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उन भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं बता दूं कि केवल 2 लोगों को पता होगा अभी कि कौन बनेगा राज्यसभा उम्मीदवार। उनके नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यहां तक कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी नहीं पता है कि कौन बनेगा यहां से राज्यसभा का उम्मीदवार। तो ऐसे में अगर हमारे लोकतंत्र, दुर्गेश जी इस पर बोल दीजिए जल्दी, समय थोड़ा कम है।
हाँ दुर्गेश जी जल्दी देखिए प्लीज। प्रशांत जी, हाँ। इनको अपनी संगठन के बारे में जो अभी इन्होंने बात कही कि सबकी आपस में बात हो रही है, ठीक। तो ये सामंजस्य बिठाने का काम कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उनके जितने दड़े हैं सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारा संगठन तय करता है, हम कार्यकर्ता कभी किसी चीज के लिए, क्योंकि ये अंदर तक प्रवक्ता हैं अपने कांग्रेस पार्टी में, भली अंदर तक घुसे होंगे, पर भाजपा में कोई कार्यकर्ता कभी किसी चीज की बात नहीं करता है। कार्यकर्ता जो हमारा संगठन तय करेगा। आज निश्चित रूप से अगर मैं आपके सामने अपनी पार्टी की रीति नीति रख रहा हूं, तो मेरे संगठन ने यह तय किया है। ऐसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता। लेकिन हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये तीसरी सीट जिसको लेकर संशय है। अब बीजेपी आखिरी मौके पर क्या फैसला लेती है, इस पर यह जरूर देखना होगा। तमाम तरह की चर्चाएं हैं और यही तय भी करेगा कि आखिर तीसरी सीट पर क्या होने जा रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।